शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें कुछ पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मॉडल स्कूल बनेंगे और नई शिक्षा नीति को आगे ले जाएंगे। शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में पीएम मोदी ने ये घोषणा की है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि 250 वर्ष तक जो हम पर राज करके गए हैं, उनको पीछे छोड़कर हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए हैं। ब्रिटेन को अब लीज ट्रस के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। लीज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को कड़े मुकाबले में 20,000 से अधिक वोटों से हराया है। लीज ट्रस आज ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। थेरेसा मे और मार्गरेट थेचर के बाद लीज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल स्थित अपने आवास पर लीज ट्रस को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगी। ब्रिटेन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर चुना जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे सिद्धांत ब्रिटेन की जनता से मेल खाते हैं। 2024 में भी कंजर्वेटिव पार्टी को शानदार जीत दिलाएंगे। It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I know that our beliefs resonate with the British people. Our beliefs in freedom, in the ability to control your own life, in low taxes, in personal responsibility. And I know that's why people voted for us in such numbers in 2019. And as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. My friends, I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. And we will deliver a great victory for the Conservative Party in 2024. Thank you. यूपी की योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे के आदेश दिए हैं। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों के सर्वे के विरोध में आज दिल्ली में बैठक बुलाई है। इसमें यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल होंगे। ये सभी लोग गैर सरकारी इमदाद से मदरसे चलाने वाले हैं। मदनी ने कहा कि सरकार मदरसों को बर्बाद करने का प्लान बना चुकी है। सरकारी ऐलान के बाद महमूद मदनी के साथ बैठक करने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन को 25 अक्टूबर तक सर्वे कराकर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। पूर्व कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में कई डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ने के बाद कांग्रेस के कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े हैं। उधर जम्मू में 4 सितंबर को रैली के दौरान आजाद ने साफ किया था कि वो जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे और पार्टी के नाम का सुझाव वो आवाम से ही लेंगे। खबर है कि कुछ और पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी आज गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी छोड़ सकते हैं। 2015 बहवल कला गोलीकांड मामले को लेकर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम एवं शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को समन भेजा गया है। आईजी नौनिहाल सिंह की नेतृत्व वाली एसआईटी टीम ने सुखबीर बादल को आज पेश होने के लिए समन जारी किया है। सूत्रों की माने तो सुखबीर बादल ने एसआईटी के सामने पेश होने के संबंध में समन मिलने की बात कबूल की है। बता दें कि सुखबीर बादल को यह समन बेअदबी के बाद प्रदर्शन कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग का ऑर्डर दिए जाने के संबंध में भेजा गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसका पीड़ित परिवारों ने विरोध किया था और लखनऊ हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद लखनऊ हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर उसे दोबारा जेल भेज दिया था। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत सभी आरोपियों की जमानत को खारिज करने की अपील की गई है। मामले में सुनवाई आज एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में होगी। आपको बता दें कि तिकुनिया में पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण 22 साल पहले प्रभात गुप्ता की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसमें अजय मिश्रा टेनी, सुभाष, राकेश, शशि भूषण आरोपी थे, जिन्हें साल 2004 में लखनऊ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं को लेकर आज सुनवाई करेगा। कोर्ट की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में आज ये तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई कैसे होगी और किस पक्ष को कितना समय लगेगा। उसके बाद आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में 13 सितम्बर से पूर्ण रूप से सुनवाई चालू हो जाएगी। आईटी एक्ट की धारा 66A के आधार पर देश भर में अब तक दर्ज हुए एफआईआर पर एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2015 में कोर्ट ने इस धारा को निरस्त करार दिया था। कोर्ट को एक याचिका के जरिए जानकारी दी गई थी कि फैसले के बाद भी देश भर में लगभग 1000 मामले इस धारा के तहत दर्ज हुए हैं। आईटी एक्ट में 2009 में जोड़ी गई धारा 66A के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि वह इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसके दुरुपयोग को देखते हुए कोर्ट ने इस धारा को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण के मामले में आज सुनवाई करेगा। कोर्ट सबसे पहले मध्य प्रदेश का पक्ष सुन सकता है, क्योंकि सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण संस्था ने मामले में जल्द सुनवाई का आवेदन लगाया है। 6.25 साल से पदोन्नति में आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बिना प्रमोशन के ही कई कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। इसलिए कर्मचारी इस मामले का हल जल्द चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और याचिकाकर्ता को यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस देने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि 2010 में राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक 2008 पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हुआ। याचिकाकर्ता नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने याचिका में कहा है कि देश में महिलाओं की आबादी करीब 50% है, लेकिन संसद में महिलाओं की भागीदारी महज 14% है। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस की टीम सोनाली के नोएडा वाले फ्लैट पहुंची और नोएडा के अरावली अपार्टमेंट सेक्टर 52 में मृतक सोनाली फोगाट के किराएदार से पूछताछ की। गोवा पुलिस ने वर्तमान समय में रह रहे सोनाली के किराएदारों से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की और फिर वापस लौट गई। सोनाली ने ये फ्लैट 2015 में खरीदा था। इससे पहले सोनाली इस फ्लैट में 2013 से लेकर 2015 तक रही। आपको बता दें कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के आसपास रहने वाले करीब 9 लोगों से अब तक पूछताछ की है। हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर निमंत्रण देने इनलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी के प्रजापत चौक स्थित जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभय चौटाला ने मौजूदा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि देश की जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। केंद्र सरकार एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस पलोंजी मिस्त्री का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार वर्ली शवदाह गृह में आज सुबह 11 बजे किया जाएगा। मिस्त्री के साथ उनके मित्र और जाने माने उद्योगपति जहांगीर पंडोली की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोनों के शव सरकारी जेजे अस्पताल में रखे गए हैं। आपको बता दें कि मिस्त्री की रविवार को मुंबई से 120 किलोमीटर दूर पालघर के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। कैपिटल सिटी दिल्ली में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर अपने बुजुर्ग ससुर को पीटते हुए नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कैसे वर्दी के गुमान में महिला ने अपने ससुर को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। घटना के वक्त मौजूद दिल्ली पुलिस के जवान तमाशबीन बने रहे। मामला पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर का है और महिला सब इंस्पेक्टर डिफेंस कॉलोनी में तैनात है। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपति का बहू के साथ कोर्ट में केस चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यूपी के जालौन में नशे में धुत सिपाही और होमगार्ड के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर लात जूते चले। वीडियो 28 अगस्त का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नशे में चूर वर्दीधारी कैसे एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू हैं। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले में मारपीट करने वाले सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जाँच भी शुरू कर दी है। वहीं होमगार्ड की भी रिपोर्ट कमांडेंट को दे दी गई है। राजस्थान के पाली में किसान के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना सामने आई है। हथियारों से लैस 10-11 बदमाश स्कॉर्पियो और बोलेरो में सवार होकर आए और किसान के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने किसान को घर से बाहर निकाला और उस पर लाठी और सरियों की बरसात कर दी। वहीं ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं बदमाश किसान को तब तक पीट रहे हैं जब तक वो अधमरा नहीं हो गया।
बदमाशों ने किसान को इतना पीटा कि उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। घायल किसान को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में एक डॉगी ने बच्चे को काट लिया। डॉगी की मालकिन भी घटना के वक्त लिफ्ट में ही मौजूद थी। वो महिला बच्चे को बचाने के बजाय चुपचाप खड़ी रही। हैरानी की बात तो यह है कि महिला ने एक बार भी मासूम बच्चे को देखने तक की भी जहमत नहीं उठाई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा कैसे दर्द से करा रहा है, लेकिन पत्थर दिल महिला चुपचाप खड़ी है। तो वहीं बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ नंदग्राम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। फिदायीन हमलावर तबारक हुसैन का शव पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। बीते शनिवार को राजौरी के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से आतंकी तबारक हुसैन की मौत हो गई। आतंकी तबारक हुसैन को सेना ने 21 अगस्त को राजौरी के नौशेरा सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। इस दौरान उसे पैर और कंधे में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए राजौरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार सुबह करीब 11 बजे आतंकी तबारक हुसैन के शव को पाक अधिकारियों को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर के बसकूचन में सोमवार से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बसकूचन इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उधर दहशतगर्दों ने सोमवार शाम को अनंतनाग में एसओजी कैंप पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले आसनसोल में फिर भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। पुलिस ने 12 पिस्टल और 40 कारतूस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान छोटू और बलराम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए आरोपी हथियारों की सप्लाई करने के फिराक में थे। एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। यूपी में अवैध निर्माणों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इसी कड़ी में बुलंदशहर में भी प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलंदशहर में सोमवार को 2 अलग अलग कॉलोनियों में बाबा का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण अचल प्रवर्तन दल ने अवैध कॉलोनियों में बने मकानों को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। बिहार के बक्सर जिले से बेखौफ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जहां अपराधियों ने शहर के एसपी कार्यालय के नजदीक से गुजर रहे रिटायर्ड पुलिसकर्मी से 3 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी झोले में पैसे रखकर जा रहे थे। तभी घात लगाए पीछे से बाइक सवार उनके हाथ से थैला छीन भाग गए। वहीं घटना के बाद पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है, जिससे आरोपियों की पहचान हो सके। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार बांटने के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां सिर्फ कागजों पर ही 110 करोड़ 83 लाख रुपए के पोषण आहार बांट दिए गए। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उसने सरकारी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। बताया गया है कि 1100 टन के पोषण आहार का ट्रांसपोर्टेशन मोटरसाइकिल और स्कूटर से किया गया, जो कि संभव ही नहीं है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग सीएम के पास ही है। ऐसे में सीएम को इसका हिसाब देना होगा। पटना के कंकड़बाग में आर्मी जवान बबलू सिंह की हत्या मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को बाइक सवार अपराधियों ने आर्मी जवान बबलू सिंह की हत्या कर फरार हो गए थे। वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। इसलिए हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज था घटना स्थल का, उसका बहुत ही विस्तृत हम लोगों ने मुआयना किया था और कहां से ये लोग निकले, कहां से पीछा कर रहे थे। जो आर्मी जवान थे शाम को अपने चचेरे भाई के डेरा पर आए थे, जो कि कुम्हरहार है, और 2:45 बजे घटना हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से लोगों के बीच दहशत का माहौल है, जहां एक टकवा गांव में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि भीड़ युवक को बेरहमी से पीट रही है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। साथ ही अपील की कि इस तरह की अफवाह पर यकीन न करें और इस तरह का मामला आने पर नजदीक के थाने को खबर करें। बलरामपुर से बच्चा चोर के अफवाह पर मंदबुद्धि युवक को ग्रामीणों द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,
जिसमें दिख रहा है कि कैसे भीड़ युवक की पिटाई कर रही है। गांव वाले ने सब प्रधान कोई ना प्रधान बताओ बोलते। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच में जुटी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में 2 रूसी डिप्लोमेट समेत 20 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है कि हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। रूसी दूतावास के मेन गेट पर उस वक्त आत्मघाती धमाका हुआ जब वीजा के लिए लोग कतार में खड़े थे। विस्फोट तब हुआ जब दूतावास का एक कर्मचारी कतार में इंतजार कर रहे लोगों के पास गया। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। चीन के सिचुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। भूकंप के झटके इतने तेज रहे कि इससे 46 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप का केंद्र लूडिंग काउंटी रहा, जो इस समय कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दोपहर में 12:25 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप इतना तेज रहा कि इमारतें हिलने लगी, लोग बाहर आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभी तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कई जगहों पर रेस्क्यू अभी जारी है। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2022 का सुपर 4 का मुकाबला आज दुबई के मैदान पर खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम सुपर 4 में अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जीत चुकी है। वहीं भारत को सुपर 4 के अपने मुकाबले में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम को एशिया कप फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं श्रीलंका की टीम यहां जीतकर अपने फाइनल में पहुंचने के दावे को मजबूत करना चाहेगी।